वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आने वाला एग्जाम जो आपका आरओ का पेपर होगा, बीईओ का पेपर होगा, उसके बाद 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम होगा। तो उस सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ साथ जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो उसके अंदर भी जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ जो हमारी ये सीरीज़ है 3000 प्लस एमसीक्यू की, तो इसके थ्रू सब कवर अप हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। तो ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा आपको पता भी होगा कि अगर आप देखें यूजुअली तो सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, इन पर फोकस करते हैं। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और मतलब काफ़ी हद तक कहें तो साइंस, तो इन सब्जेक्ट को थोड़ा सा निगलेक्ट किया जाता है, जबकि ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी सफलता और असफलता में एग्जाम के। सो आज आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आपने देखा भी होगा इकोनॉमी ने कितना ज़्यादा डोमिनेट किया है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चंस आपको आते होते तो कहीं अच्छा आप परफॉर्म कर सकते थे। सो अब आगे वाले एग्जाम्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम अकर ना हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। इस सीरीज़ में डेली हम 25 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आप साथ जुड़े रहिए और हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर करते रहिए मेरे साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनको गूगल सर्च करे बिना खुद से पहले ट्राई करिएगा, देखिएगा कि आप बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज अपने सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है, भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य क्या है? 2022, 24, 26 या फिर 30? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष 2024। वर्ष 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। अब यहाँ पर एक बात करें, देखिए वैसे तो हर जगह ये 2024 को ही सर्वमान्य घोषित करा गया है कि 2024 ही लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का। बट अगर आप देखेंगे तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 की थी, उसमें जो ये लक्ष्य दिया हुआ है 2025 का दिया हुआ है। ठीक है, सो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2024 ही यहाँ पर मान्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अब इसमें जहाँ कृषि और उद्योग को समान महत्व दिया जाता है, ये सही होगा, या फिर जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व में है? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व में है, यही यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर रहेगा। अच्छा, अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की जब बात कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने पहली बार इस मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को अपनाया, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बात यही करी गई है कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका अर्थ क्या है? तो अभी हमने देखा है कि भैया जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बात करी गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके की अर्थव्यवस्था है। अभी हम देख चुके हैं कि भैया भारतीय अर्थव्यवस्था की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। अच्छा, इतने सारे क्वेश्चंस हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में देखे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में देखे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रा ये बताइएगा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसके अलावा और किस किस तरीके की अर्थव्यवस्थाएं हैं, सिर्फ उनके नाम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत को इस प्रकार वर्गीकृत करना सही होगा: एक खाद घाटे वाली अर्थव्यवस्था, एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, एक व्यापार अधिशेष अर्थव्यवस्था, या फिर एक पूंजी अधिशेष अर्थव्यवस्था। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था। इस तरीके से इंडिया को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता आमतौर पर होती है कम प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की कम दर, कम निर्भरता अनुपात और मुख्य रूप से तृतीय क्षेत्र में लगा हुआ कार्यबल। अगर हम बात करें एक अविकसित यानी कि अनडेवलप्ड इकोनॉमी की, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, दूसरी बात,
पूंजी निर्माण की दर जो होगी वो कम होगी वहाँ पे, ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि कम निर्भरता अनुपात, यानी कि जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, तो डिपेंडेंसी तो कम होगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब आप एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी है तो आप डिपेंडेंस तो आपका रहेगा दूसरी कंट्रीज़ पर, और ये तो पॉसिबल नहीं है कि कम निर्भरता अनुपात रहे, तो ये तो यहाँ पर हो गया गलत। इसके बाद मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र में लगा हुआ कार्यबल, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। अच्छा, 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा तृतीयक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, जिसके अंदर पहला और दूसरा सही हो, यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा, और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपको 2 सूची दी हुई हैं, और आपको ये जो सूचियाँ हैं इनको मिलान कराना है। एक तरफ समिति दे रखी है और एक तरफ उनका नियुक्ति वर्ष दिया हुआ है। सो ये तो हो गया आपका 2 जो लिस्टिंग दे रखी है, इसके नीचे यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा कोड जो है वो यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, तो इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 1957 में, सही बात है। अशोक मेहता समिति, इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 1977 में, ये भी सही है। इसके बाद LM सिंघवी समिति की बात करें तो 1986, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। PK थुंगन समिति, ये क्या है आपका, 1988, ये भी यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें समिति के बारे में, उनके स्थापना वर्ष के बारे में, या फिर उनकी नियुक्ति का जो वर्ष था, तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो हमारा कोड होगा वो सही होगा। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा, ठीक है, जिसमें ABCD को 1 2 3 4 से मिलान कराया हुआ है। ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1997, अशोक मेहता समिति ठीक 20 साल बाद 1977। उसके बाद LM सिंघवी समिति की बात करेंगे तो 9 साल बाद 1986 में। उसके बाद PK थुंगन समिति जस्ट 2 साल बाद 1988 में, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इनको। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने इन सबका आपको एक तरीका बताया याद करने का कि 20 साल, 9 साल और फिर आपका 2 साल, ठीक है। तो ये जो आपका ये मैंने बताया है, क्यों बताया है, ये जो समितियां हैं कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है, ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। किस क्षेत्र के लिए उसको उत्थान करने के लिए इन समितियों का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कौन सी चीज़ जो है वो ये चीज़ दर्शाती है कि विकासशील, यानी कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी की कैटेगरी में इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो आती है। कौन कौन सी चीज़ ये चीज़ दर्शाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि है, ठीक है। दूसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तीसरा, पूंजी निर्माण की खराब गुणवत्ता। चौथा, उच्च प्रति व्यक्ति प्रोटीन का सेवन। अब देखो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस पर ध्यान दोगे तो एक ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइड में लेके जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, प्रति व्यक्ति प्रोटीन का सेवन जो है वो काफ़ी उच्च है। अब भैया प्रोटीन का सेवन उच्च तब होगा जब यहाँ पर लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा हो, उनकी लाइफस्टाइल उतना बढ़िया हो। अब ऑब्वियसली बात है ये तो नहीं होगा एक विकासशील देश में। कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को अचीव कर पाए। तो यहाँ पर सबसे पहला कि व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि है, सही बात है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 ये तीनों जिस भी ऑप्शन में होंगे वही हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा
सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, एक पिछड़ी और स्थिर अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। तो अभी देखो ऊपर हमने देखा है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को वर्णित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता है, अभी हमने देखा कि भैया सही बात है। उद्योग का प्रभुत्व है, प्रति व्यक्ति आय कम है, ये वाली बात भी सही है। भारी बेरोजगारी है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा कि 1, 3 एंड 4 ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा कि प्रति व्यक्ति आय कम है, भारी बेरोजगारी है और जो एक कृषि पे डिपेंडेंसी है हमारी इकोनॉमी की, ये वाली बात भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश के विकास में एक गैर आर्थिक तत्व है? अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पता चलेगा भैया गैर आर्थिक तत्व यानी कि जिसके साथ में कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जुड़ता है। तो अगर आप सामाजिक व्यवहार की बात करेंगे तो सामाजिक व्यवहार आपका कैसा भी हो उससे आपकी इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ना, जबकि जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, आपके ऊर्जा संसाधन है या फिर पूंजी संसाधन है, ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है आपकी आर्थिक मतलब जो संरचना है उससे। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि सामाजिक व्यवहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हित या फिर किसका हित जो है वो सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पर व्यक्ति का, राज्य और व्यक्ति दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि राज्य और व्यक्ति दोनों का हित जो है वो सुनिश्चित करता है भारतीय इकोनॉमिक मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय पद निरूपित करता है, ये किस चीज़ को निरूपित करता है? पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। दूसरा है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास और विदेशों से शुद्ध कारक आय। तीसरा है बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय माइनस मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन सी, ये हमारा यहाँ पर सही आएगा। ये राष्ट्रीय आय यानी कि जो नेशनल इनकम है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, माइनस मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। याद रखिएगा इसको, एज इट इज इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या फिर कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो पहली बात तो ये राष्ट्रीय उत्पाद की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमने इसको देखा भी था लास्ट क्वेश्चन में। सो ये दो तो यहाँ पर हमारे सीधे सीधे खारिज हो जाएंगे, ये तो है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे या फिर कारक जो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNPMP, ये क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आएगा? बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, जिसको अभी हमने देखा भी था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। आप लोग भी मेरे साथ में यहाँ पर कोशिश करते रहिएगा हर एक क्वेश्चन को खुद से लगाने की, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसके बराबर होती है किसी देश की राष्ट्रीय आय। ठीक है, एक निश्चित अवधि के लिए। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय जो है वो वाई से रिप्रेजेंट हो रही है और CIGXM ये आपका उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, कुल निर्यात और कुल आयात को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर कौन सा ये राष्ट्रीय आय का जो सही फॉर्मूला होगा वो होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की तो राष्ट्रीय आय वाई, ठीक है, ये किसके इक्वल होगी? जो कुल उत्पाद है प्लस जो निवेश आया प्लस जो सरकारी व्यय हुआ प्लस अब यहाँ पर जो ये जो आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट
माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, यानी कि कुल निर्यात और माइनस जो आपका कुल आयात हुआ, ठीक है। ये जो है ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मतलब जो राष्ट्रीय आय है उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है एक ओपन इकोनॉमी में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। पहला जो मिलावट विहीन हो, दूसरा जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, तीसरा जो पर्यावरण से मित्रवत हो। सो जैसे ही आप देख रहे हो ना, इको मार्क यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये इको मार्क, यानी कि जो पर्यावरण से मित्रवत हो, ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जो कि आपका एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाता हो। सो इको मार्क का मतलब क्या हो गया, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो सही आंसर क्या आएगा, वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष का यहाँ पर आपसे मतलब पूछा गया है। सो आधार वर्ष का मतलब क्या है कि वो वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जा रहा है, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एक तरफ आपको ये योजना और कार्यक्रम दे रखे हैं, एक तरफ उनका प्रारंभिक वर्ष दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर जो है नीचे कूट भी दिया हुआ है, उसकी सहायता से आपको बताना है कि सही कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपका 2005 का है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा कब का है, 2005 का। दूसरा है आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात करें तो ये आपका 1995 का है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका कब का है, 1999 का। इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये कब की है आपकी, 2001 की। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा आपका, ए के लिए 2, बी के लिए 1, सी के लिए 4 और डी के लिए 3, यानी कि 2143, ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये आपका सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास के बराबर है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद ऑब्लिक राष्ट्र का कुल जनसंख्या या फिर राष्ट्र की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, उसके बराबर है। तीसरा स्टेटमेंट है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में शुद्ध घरेलू उत्पाद बेहतर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सही हैं। सो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, इनकरेक्ट है, ठीक है। ना तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आपका सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास के बराबर होता है, ना ही प्रति व्यक्ति आय आपकी बराबर होती है शुद्ध घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाई राष्ट्र की कुल जनसंख्या के, और ना ही आपका दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में शुद्ध घरेलू उत्पाद बेहतर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी जो विकल्प है वो सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की अवधारणा की जाती है तो निम्नलिखित में से किस पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सो किस पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में कितनी वृद्धि होगी, इस वाली बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। जबकि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वृद्धि, इस पर ध्यान दिया जाता है। जीएनपी पर भी ध्यान दिया जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर। इसके अलावा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है, बट इस बात से कोई मतलब नहीं, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में कितनी वृद्धि। क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं के संबंध में अमर्त्य सेन की सलाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर अमर्त्य सेन ने कौन कौन सी सलाह दी थी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं के संबंध में। सबसे पहली प्राथमिकता इन्होंने ये बोली कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो जन उन्मुख होनी चाहिए, यानी कि पीपल का जो उत्थान हो उसकी तरफ इसका जो है रुझान होना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था का, मतलब अर्थव्यवस्था की जो प्राथमिकता है उसका।
दूसरा, गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और तीसरा, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ इसके एकीकरण के खिलाफ जो सुरक्षा है वो यहाँ पर रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों यहाँ पर सही है। वस्तु उन्मुख नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, सो 2, 3 और 4, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, यह विचार है कि भविष्य में भारत में नियोजन को वस्तुओं की तुलना में लोगों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ये किसके द्वारा दिया गया? तो अभी हमने देखा अमर्त्य सेन ने ये चीज़ बोली है कि भैया वस्तु उन्मुख नहीं होनी चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए जन उन्मुख। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर पूछा गया है, विकास की हिंदू दर किसकी विकास दर को प्रदर्शित करती है? ये प्रति व्यक्ति आय की, राष्ट्रीय आय की, जनसंख्या की या फिर साक्षरता की? ठीक है, विकास की हिंदू दर जो है वो किसकी विकास दर को प्रदर्शित करती है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? राष्ट्रीय आय। सो इसके साथ ही यहाँ पर हमारा आज का ये जो सेशन है यहाँ पर एंड हो रहा है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जैसा भी आपका एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश PCS का, उसको अब छोड़ कर आगे बढ़िए और एक नए सिरे से शुरुआत करिए। थैंक यू सो मच।